हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। आप सबको 11th में नॉन मेडिकल लेके बहुत मज़ा आ रहा होगा। फिज़िक्स अच्छे से समझ आ रही है ना। किसी को टफ लग रही होगी, किसी को आसान लग रही होगी, बट अभी के लिए सबको न्यूट्रल रह के चलना है। ठीक है, चीज़ें सीखने की कोशिश करनी है। अभी कोई आसान नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे बस सीखते चलो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, उतनी ही चीज़ें आपको ईजी लगेंगी। ठीक है। हाँ, कई बार ऐसा होगा फिज़िक्स में कि आपको एक बार सुनते ही चीज़ें समझ आ गई, लेकिन बाद में थोड़े टाइम के बाद जब आप उसको करने की कोशिश कर रहे हो तो वो आपसे हो नहीं रही होंगी। तो बेटा, फिज़िक्स की लैंग्वेज समझने की कोशिश करना, फिज़िक्स की बारीकियाँ समझने की कोशिश करना, तभी आपको वो क्या लगेगी, अच्छी लगेगी। चलो, आज है हमारा यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 4। 3 लेक्चर्स आपने आई होप देख लिए होंगे, और कुछ बच्चों की डिमांड थी डायमेंशन शुरू करो। आज आपका डायमेंशन शुरू हो जाएगा। तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी किया था यूनिट्स के ऊपर। तो आज वही उसी का एक क्वेश्चन हम लेके आए हैं। ठीक है, सोल्व करो इसको। दिया क्या है, इक्वेशन दी हुई है हमें कि p प्लस ए अपॉन वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये एक इक्वेशन है। अब इस कांस्टेंट के बारे में भी हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, तो पूछ रहे हैं यूनिट बता दो ए की। अच्छा, इसमें आप चेंजेस कर लो। आपको यूनिट बतानी है ए की भी, बी की भी बताओ, और कांस्टेंट की भी बताओ। ठीक है, यूनिट हमें यहाँ पे ए के ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए की भी बतानी है, बी की भी बतानी है, और इस कांस्टेंट की भी आपको यूनिट बतानी है। तो हमने क्या कहा था कि भैया, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, आप सेम सेम क्वांटिटीज़ को ही ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, है ना, उनके बीच में इक्वालिटी लगा सकते हो। तो भैया, आपकी आंखें, है ना, कहाँ पे होनी चाहिए, इन साइंस पे होनी चाहिए। इन साइंस पे आपकी आंखें होनी चाहिए। ठीक है, इक्वेशन देखते ही आपको ये चीज़ें नज़र आनी चाहिए कि ये क्या है। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि P यहाँ पे क्या है, प्रेशर है। P क्या है, प्रेशर है। तो भैया, प्रेशर के अंदर आप कोई चीज़ ऐड कर रहे हो, तो ये जो चीज़ होगी, ये भी क्या होगा, प्रेशर ही होगा। ठीक है ना, ये भी क्या होगा, प्रेशर ही होगा। अब यहाँ पे V इन्होंने बताया है कि V वॉल्यूम है। वॉल्यूम में आप कोई चीज़ माइनस कर रहे हो, तो ये जो बी होगा बेटा, ये भी क्या होगा, वॉल्यूम ही होगी। है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें सिंपल सा यही चीज़ बताती है। तो जब भी क्वेश्चन आए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में, अपनी आंखें खोल के ये साइंस देखो कि भैया, पॉजिटिव, नेगेटिव, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, लेस देन, ग्रेटर देन, ये कहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि आप सेम सेम फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर ही ये साइंस का यूज कर सकते हो। अगर P प्रेशर है तो बेटा A बाई वी स्क्वेयर भी क्या होगा, प्रेशर होगा। चलो नेक्स्ट पेज पे चलें। तो हमें क्या पता लगा, विच इम्प्लाइज A बाई वी स्क्वेयर इज ऑल्सो अ प्रेशर। तो A की यूनिट यहां से क्या आएगी, A इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम का स्क्वेयर। अब प्रेशर की यूनिट क्या होती है भाई, प्रेशर की यूनिट क्या होती है। देखो, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वेयर। फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वेयर। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं बेटा, वो ऑप्शंस क्या हैं, डाइंस में, सेंटीमीटर में, मतलब सीजीएस सिस्टम में है, तो इसको हम सीजीएस में कन्वर्ट कर लें। न्यूटन की जगह सीजीएस में क्या आ जाएगा, डाइन आ जाएगा। अच्छा, सेंटीमीटर की जगह क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, और इसका होल स्क्वायर। क्लियर है, सेंटीमीटर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर, ओके। अब वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, पेन चेंज कर लेते हैं वाइट कलर से। वॉल्यूम की यूनिट हमारी क्या होती है, मीटर क्यूब। तो यहाँ पे मीटर को जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, तो अब यहाँ पे डालते हैं, डाइन अपॉन सेंटीमीटर का स्क्वायर
इनटू वॉल्यूम की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर का क्यूब और उसका स्क्वायर। तो ए की यूनिट क्या आ रही है, डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर की पावर 6। तो यहाँ से ए की यूनिट क्या आएगी बेटा, डाइन इंटू सेंटीमीटर की स्क्वायर, और ये पावर 6 है तो यहाँ पे पावर कितनी बचेगी, 4। तो डाइन इंटू सेंटीमीटर की पावर 4। तो चेक करो किसका आंसर ये आया है, ठीक है। और ऑप्शन, अगर ए के ऑप्शन दिए हुए हैं, ए के ऑप्शन हम टिक करें तो कौन सा लगेगा, सेंटीमीटर की पावर 4, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ए के लिए हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब हमें बी की भी निकालनी है भाई यूनिट। बी की यूनिट क्या होगी, देखो बी क्या होगा, वॉल्यूम में से आप बी को माइनस कर रहे हो तो वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही माइनस हो सकता है। तो बी क्या है हमारा यहाँ पे, वॉल्यूम है। तो बी की यूनिट, अच्छा इसको हम ऐसे क्लोज कर देते हैं, ये हमने प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट निकाली थी, ठीक है। जो बी है वो बेटा क्या होगा, वॉल्यूम होगा, और वॉल्यूम होगा तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, अगर हम सीजीएस में निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो बी की यूनिट क्या आ गई, सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, बी का बहुत आसान था। अब हमें निकालना है किसका, अब हमें किसकी यूनिट निकालनी है, कांस्टेंट की। इसकी यूनिट निकालनी है कांस्टेंट की। तो चलो अब देखो कांस्टेंट की यूनिट निकालते वक्त ध्यान रखना, इक्वेशन क्या थी आपकी, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वेयर इनटू, या सीधा लिखते हैं ब्रैकेट में, V माइनस बी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये देखो भैया, P प्रेशर है, P क्या है, प्रेशर है, तो ये पूरी टर्म भी क्या है बेटा, प्रेशर है। V वॉल्यूम है, और वॉल्यूम में से B भी क्या है, वॉल्यूम है। तो बेटा प्रेशर के अंदर प्रेशर ऐड करोगे तो ये पूरी टर्म आपकी क्या बनी, प्रेशर बनी। भैया प्रेशर के अंदर प्रेशर ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, प्रेशर मिलेगा। इनटू वॉल्यूम में से वॉल्यूम माइनस करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, वॉल्यूम ही मिलेगी। तो आपकी कांस्टेंट की यूनिट क्या आएगी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। प्रेशर की यूनिट क्या थी, डाइन अपॉन सेंटीमीटर का स्क्वायर। वॉल्यूम की यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अब ये कांस्टेंट की यूनिट जो आई वो क्या आई, डाइन इंटू सेंटीमीटर, क्या आई आपके, डाइन इंटू सेंटीमीटर। तो ऐसे हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करते हैं। आई होप आपकी तीनों यूनिट्स क्या आई हैं, ठीक आई हैं। अगर जिस बच्चे से थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई है तो कोई बात नहीं बेटा, दोबारा से रफ कॉपी में सोल्व करना। अगर कुछ पार्ट नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करो और उसको दोबारा से चेक करो, ठीक है। बस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे सबसे पहले आंखें आप कहाँ लगाओ, इन साइंस पे लगाओ, पॉजिटिव, नेगेटिव, इक्वालिटी, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो यह था आपका यूनिट्स में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आगे हम डायमेंशन में फिर से यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी आपको लग रहा है कि ख़त्म हो गया, नहीं नहीं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अभी आगे डायमेंशन में भी यूज़ होगा, ठीक है। तो उससे पहले डायमेंशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। लाइट ईयर क्या होता है, अब ईयर सुनते ही कई बार बच्चे इसको मिस इंटरप्रेट करके इसको बताते हैं कि ये तो भैया टाइम की यूनिट है, ठीक है। आपको क्या लगेगा कि लाइट ईयर की बात कर रहे हैं, ईयर मीन्स ये टाइम की यूनिट है, बट ध्यान रखना दिस इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ बोल लो या डिस्टेंस बोल लो, लेंथ बोलो या डिस्टेंस बोलो, एक ही बात है। लाइट ईयर में बेटा हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, लाइट ईयर में हम टाइम को मेजर नहीं करते। जैसे आप डिस्टेंस, सर हम तो डिस्टेंस कई बार सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं, मीटर में मेजर कर रहे हैं, ज़्यादा दूर हमें जाना है ना, हाईवेज पे जब हम चलते हैं तो किलोमीटर में मेजर कर रहे होते हैं। तो ये लाइट ईयर क्या है बेटा, जब आप सेलेस्टियल बॉडीज़, ठीक है भैया, चांद तारों का डिस्टेंस मेजर करते हो तब हम किस में बात करते हैं, लाइट ईयर्स में बात करते हैं। तब हम किस में बात करते हैं, लाइट ईयर्स में बात करते हैं। लाइट ईयर भी लेंथ की ही क्या होती है, यूनिट होती है, डिस्टेंस की ही यूनिट होती है। अब लाइट ईयर होता क्या है, ठीक है।
लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको हम बोलते हैं बेटा लाइट ईयर। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। क्लियर है? अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो डिस्टेंस है ये, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है हमारा? स्पीड इनटू टाइम होता है। और हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? कौन चल रहा है? लाइट चल रही है। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 3 × 10⁸, ठीक है। अब कितने टाइम में चलना है? एक साल में। अब यहाँ पे तो सेकंड्स हैं। एक साल को किस में कन्वर्ट करोगे आप? सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे। तो भैया एक साल में, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। 365 डेज में 24 आवर्स होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, दोबारा देखो, टाइम हमारे पास हमें सेकंड्स में चाहिए, तो एक साल में कितने सेकंड्स हैं वो कन्वर्ट कर लो। एक साल में भैया 365 दिन होते हैं और 365 दिन में हर एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो 365 दिन में कितने घंटे हो गए? 365 × 24। अभी तो ये आवर्स आए, इसको मिनट्स में कन्वर्ट करोगे। आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब हमें तो सेकंड्स में चाहिए, तो इसको फिर से क्या करोगे? 60 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये आपका टाइम आ जाएगा। और जब इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 9.5 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, और ये डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर। ठीक है, तो ये वैल्यू याद रखनी है, आपके MCQs में डायरेक्ट पूछी जाएगी कि 1 लाइट ईयर कितना होता है। 9.5 × 10⁻15 मीटर इज़ 1 लाइट ईयर। और सबसे पहली बात तो लाइट ईयर जो होती है वो यूनिट किसकी होती है? डिस्टेंस की होती है, टाइम की नहीं होती। क्लियर है? नेक्स्ट एक ऐसी ही टर्म आती है आगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक, इसको AU से लिखते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये भी डिस्टेंस की ही यूनिट होती है। ठीक है, इट इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में भी हम क्या मेजर करते हैं? डिस्टेंस ही मेजर करते हैं। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? देखो, ये है आपका सन, ये है सन और ये है अर्थ। अब सन के अराउंड अर्थ घूम रही है, लेकिन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि सन के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में क्या घूम रही है? अर्थ घूम रही है। लेकिन सर्कुलर पाथ में नहीं घूमती, एलिप्टिकल पाथ होता है ये। ठीक है, एलिप्टिकल पाथ होता है, सर्कुलर पाथ नहीं होता। तो इस टाइम पे अगर अर्थ की पोजीशन यहाँ पे है, तो इस टाइम पे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ये है। अब मान लो अर्थ एक टाइम पे यहाँ पे आ गई, ठीक है, घूमेगी, चक्कर लगाएगी, अर्थ आपकी यहाँ पे आ जाए, तो अब इनके बीच में डिस्टेंस क्या है बेटा? कम है, ज़्यादा है? अब डिस्टेंस ये है ना? डिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया। तो अर्थ और सन के बीच में जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो कौन से वाला डिस्टेंस मेजर करते हैं? भैया डिस्टेंस, मैं इसको डिस्टेंस मानूं, D1 मेरा डिस्टेंस है या D2 मेरा डिस्टेंस है? हाँ, D1 डिस्टेंस लें या D2 डिस्टेंस लें? तो जब भी हम अर्थ की और सन के डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम इन दोनों के एवरेज डिस्टेंस की बात करते हैं। ना तो हम D1 को कंसीडर करते, ना ही हम D2 को कंसीडर करते, हम कंसीडर करते हैं बेटा इनका एवरेज डिस्टेंस। और जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोला जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, बिटवीन सन एंड अर्थ इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल की वैल्यू होती है बेटा 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स। ठीक है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स। अब ये क्या है? ये बेटा आपका एवरेज डिस्टेंस। अब ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। आपने ज्योग्राफी में 2 वर्ड पढ़े होंगे, एपिलियन एंड पेरिलियन, है ना? तो एक टाइम सन से अर्थ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होती है, और एक टाइम ऐसा आता है जब सन और अर्थ काफ़ी क्लोज होते हैं, है ना? तो उन्हीं के एवरेज को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। उन्हीं के एवरेज को क्या बोला जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। ठीक है, आई होप क्लियर है ये चीज़। चलो फिर लास्ट एक है पारसेक। पारसेक भी भैया ये डिस्टेंस की ही यूनिट होती है। इट इज़ अब यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सेकंड, SEC सेकंड, टाइम की यूनिट ना बता दो। ये भी क्या होती है? डिस्टेंस की ही यूनिट होती है। तो भी सीधा लिखते हैं यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की ये 3 स्पेशल यूनिट्स आप ध्यान रखोगे, डिस्टेंस बोलो या लेंथ बोलो, ठीक है, पारसेक। अब देखो, अगर मैं आपके सामने एक ये ऑब्जेक्ट रख दिया, मैंने एक ये पेन रख दिया यहाँ पे, मान लो कोई स्टिक है, और आप इसको देख रहे हो यहाँ से, आपकी आंखों पे यहाँ पे बिल्कुल बीच में ये कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। आप इसको देख रहे हो तो आपकी आंखों पे कितना एंगल बना? ये एंगल बनेगा। वेरी गुड। अब हम क्या करते हैं, दूसरी सिचुएशन में आंख का साइज बड़ा हो गया, आंख उतनी ही रखते हैं। इस पेन को मैं थोड़ा सा दूर ले जाता हूं, इसको हम थोड़ा सा दूर ले जाते हैं, और अब आपकी आंखों पे एंगल को मेजर करते हैं। अब ये एंगल बना, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं θ1 और इसको हम बोल देते हैं θ2। θ1 ज़्यादा है बेटा या θ2 ज़्यादा है? हैं? कौन सा ज़्यादा है? θ1 यहाँ पे आपको ज़्यादा लग रहा है θ2 से, है ना? क्या हुआ, जब ये चीज़ थोड़ी सी दूर चली गई, जब ये चीज़ क्या हुई, थोड़ी सी दूर चली गई, है ना? पहले डिस्टेंस क्या था, मान लो d1 था, अब जो डिस्टेंस है, पहले डिस्टेंस था d1 और अब जो डिस्टेंस है वो है d2। जैसे ही आपने डिस्टेंस बढ़ाया, एंगल क्या हो गया, कम हो गया। डिस्टेंस बढ़ाया तो एंगल क्या हो गया बेटा, कम हो गया, है ना? अब पारसेक क्या होता है? पारसेक क्या होता है कि जब ये वाली लेंथ, अब इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, है ना? ये लेंथ भी मान लो 1 मीटर की होगी, 2 मीटर की होगी, मान लेते हैं हम 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। 1 मीटर की लेंथ ने आपकी आंखों पे कुछ एंगल बनाया, है ना? d1 डिस्टेंस पे कुछ एंगल बना दिया, जिसे हमने क्या बोला, θ1 या θ2 बोला। आपने यहाँ से इन दोनों डायग्राम से एक चीज़ ऑब्जर्व की कि भैया जब हमारा डिस्टेंस बढ़ गया, एंगल क्या हो गया, छोटा हो गया। या सिंपल सी बात करो, जब एंगल छोटा हो जाएगा तो डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। एंगल छोटा होगा तो डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब अगर तीसरा केस हम लें और ये बहुत ज़्यादा दूर कर दें, ठीक है, ये क्या कर दें, बहुत ज़्यादा दूर कर दें, तो एंगल क्या होगा बेटा, और भी छोटा हो जाएगा। तब हमारा एंगल क्या होगा,
बहुत छोटा हो गया, है ना। तो भाई अब पार्सेक सुनो क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना, पार्सेक की डेफिनेशन समझ नहीं आती। जब आपकी आंखों पे बनने वाला ये एंगल इतना छोटा हो जाए कि इसकी वैल्यू आए 1 सेकंड, इसकी वैल्यू क्या आए 1 सेकंड, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए 1 AU। जब 1 AU की आर्क आपकी आंखों पे 1 सेकंड का एंगल बनाती है, और उस टाइम जो डिस्टेंस होता है ना, ये जो डिस्टेंस आएगा, जितने डिस्टेंस पे ये एंगल बनेगा, क्योंकि भैया हमें नहीं पता ना कितने डिस्टेंस पे बनेगा, बहुत दूर ले जाते रहोगे जब जाके ये एंगल बहुत छोटा होता रहेगा। अब 1 सेकंड का एंगल बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो इस डिस्टेंस को आप क्या कहोगे, पार्सेक। इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, पार्सेक कहेंगे। जब क्या होगा, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU की आर्क आपकी आंखों पे 1 सेकंड का एंगल बनाए, तो उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, पार्सेक। द डिस्टेंस, देखो डेफिनेशन तो आप लिख ही लोगे, ठीक है। देखो अब यहां पे थोड़ा सा देखो, अर्थ और सन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होता है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, 1 AU। अब 1 AU आप खड़े हुए हो बहुत दूर, ठीक है, स्टार मान लो, या आप यहाँ पे खुद को अपने आप को एज्यूम कर लो, आप खड़े हुए हो, आपकी आंखों पे जब ये एंगल कितने का बने, 1 सेकंड का, कितने का, 1 सेकंड का, तो जो ये डिस्टेंस होगा ना, जितने डिस्टेंस पे ये 1 सेकंड का एंगल बना, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, 1 पार्सेक, ठीक है। तो 1 पार्सेक को डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द रेडियस ऑफ एन आर्क, एक आर्क की रेडियस, whose arc length is 1 AU, जिसकी आर्क लेंथ कितनी हो बेटा, 1 AU हो, एंड एंगल सबटेंडेड at the center is 1 सेकेंड। कि भैया जब सिंपल से हिंदी में अगर बात करें, जब 1 AU आर्क, ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल लेंथ की एक आर्क सेंटर पे 1 सेकेंड का एंगल बना दे, तो जितने डिस्टेंस पे जाके वो एंगल बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, 1 पार्सेक कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, 1 पार्सेक कहते हैं। सिंपल सी बात, ये 1 AU, ठीक है, ये आर्क लेंथ कितनी है आपकी, 1 AU है, और जब ये एंगल क्या हो जाए, 1 सेकेंड का हो जाए, तो ये जो रेडियस आएगी, ये किसके बराबर होगी, पार्सेक के बराबर होगी। ये किसके बराबर होगी, पार्सेक के बराबर होगी, ठीक है। इसकी लेंथ क्या होगी, 1 पार्सेक। अब 1 पार्सेक की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 पार्सेक। 1 पार्सेक की वैल्यू होती है बेटा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर्स। 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर्स, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अभी आपने 3 यूनिट्स पढ़ी लेंथ की या डिस्टेंस की, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पार्सेक। इनमें से सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, इनमें से सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है। देखो लाइट ईयर कितना है, 9.5 इंटू 10⁻15। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, 1.5 इंटू 10⁻11। और पार्सेक कितना है, 3.08 इंटू 10⁻16। सबसे बड़ा है पार्सेक, ठीक है। पार्सेक क्या होती है, सबसे बड़ी यूनिट है आपकी लेंथ की। क्लियर है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूनिट्स के केस में, और यूनिट्स की कुछ ये स्पेशल यूनिट्स होती हैं, एस्ट्रोनॉमिकल, पार्सेक, लाइट ईयर, ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपका यूनिट्स वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं, मूव करते हैं डायमेंशंस की तरफ, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशंस क्या होता है। तो देखो डायमेंशंस क्या है,
डायमेंशंस हम किसके लिए लिखेंगे? फंडा डराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए और फंडामेंटल दोनों के लिए। अब आपने एक चीज़ पढ़ी थी, जो भी डराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं वो किससे मिलके बनी होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से। डराइव्ड क्वांटिटीज़ किससे मिलके बनी हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलके बनी है। मीन्स डराइव्ड क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना? डराइव्ड क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो बस इसी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोल देते हैं? डायमेंशंस या डायमेंशनल फॉर्मूला। हमने क्या किया कि डायमेंशनल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितनी हैं? 7। इन 7 के लिए हमने डायमेंशंस को असाइन कर लिया। इनके लिए हमने क्या किया? डायमेंशंस को असाइन किया। जैसे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और क्या रह गया? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इन सब के लिए हमने डिफाइन किए कुछ डायमेंशंस। जैसे मास को अगर हमें लिखना है तो हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, लेंथ के लिए कैपिटल एल, टाइम के लिए कैपिटल टी, टेम्परेचर के लिए, वह टेम्परेचर के लिए के का भी इस्तेमाल होता है, थीटा का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, ऐसे ही करंट के लिए ए का भी इस्तेमाल होता है और आई का भी इस्तेमाल होता है अलग अलग जगह पे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला सी डी। तो ये हमने क्या करे? इनके डायमेंशन है। ठीक है, ये क्या है? डायमेंशन है। तो अब हमें एक बात पता है कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो भैया इनके लिए ये हमने डायमेंशंस लिख दिए कि एम को आज से हम कैपिटल एम से, मास को हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, लेंथ को कैपिटल एल से, टाइम को कैपिटल टी से। ठीक है, अब लिखो। अब डिराइव क्वांटिटीज़ को हमें इन्हीं टर्म्स में क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। अब कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी होगी भैया, वो मास, लेंथ, टर्म, टाइम। जैसे एरिया है, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ। तो भैया यहाँ पे लेंथ जो है वो कितनी बार आ रही है? 2 बार आ रही है। अब लेंथ के लिए डायमेंशन क्या होता है? एल। इस लेंथ के लिए भी क्या होगा? एल। कितनी बार यूज किया? 2 बार। तो बस ये ही 2 क्या कर दो, इसकी पावर में ले आओ। एल इंटू एल क्या हो जाएगा? एल की पावर 2। तो ये जो आपने किया, ये जो पावर रेज की, ठीक है, ये क्या थी आपकी? फंडामेंटल क्वांटिटी। ये क्या थी आपकी? फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी के आप ऊपर आपने कुछ पावर लगा दी, और वो उस पावर से अब आपकी ये एक डेराइव्ड क्वांटिटी क्या हो रही है? रिप्रेजेंट हो रही है। क्या हो रही है? डेराइव्ड क्वांटिटी क्या हो रही है? रिप्रेजेंट हो रही है। बस इसी को हम क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। तो ये जो 2 है, 2 को हम क्या बोलेंगे? डायमेंशन बोलेंगे। 2 को हम क्या बोलेंगे? डायमेंशन बोलेंगे। कि भैया फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर आपने कितनी पावर रेज की, आपने क्या किया? कितनी पावर रखी कि उसने एक डेराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर दिया, या किसी और फंडामेंटल को भी कर दे। भैया मास के लिए m है खाली, मास के लिए क्या है? अगर मैं m लिखता हूं, m की पावर 1 लिख देता है, तो ये क्या होगा? m किससे रिप्रेजेंट करता है? मास को। मास भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, बट कौन सी? फंडामेंटल। तो भैया आप फंडामेंटल को भी और डेराइव्ड को भी कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर कुछ ना कुछ पावर लगा के, और जिन पावर को हम क्या कहते हैं? डायमेंशन। जिन पावर को हम क्या कहते हैं? डायमेंशन। ठीक है, जैसे एक निकालते हैं, स्पीड। स्पीड क्या होती है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस एक तरह की क्या है? लेंथ है।
डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ के लिए डायमेंशन क्या यूज होता है बेटा, एल। टी के लिए, टाइम के लिए टी। तो स्पीड का जो डायमेंशन आया वो आया एल अपॉन टी। यहाँ पे एल की पावर 1 है। अच्छा, डिनोमिनेटर में टी की पावर 1 है। अगर बेटा मेरे को इसको सीधा सीधा लिखना है, ऊपर ही लिखूं एल की पावर 1, टी की पावर न्यूमिनेटर में लेके आएंगे तो क्या आ जाएगी, -1। टी की पावर क्या आ जाएगी, -1। तो यहाँ से दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर आपने एक पावर लगाई 1, एल की पावर 1, टी की पावर -1। उसने किसको रिप्रेजेंट कर दिया, स्पीड को। ने किसको रिप्रेजेंट किया, स्पीड को। तो यही तो आपके डायमेंशन है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायमेंशन में इतना क्या बड़ा पंगा आ गया। तो बेटा डायमेंशन कुछ नहीं होते। डायमेंशन जस्ट फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि हमने क्या किया, कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ली, उनके लिए हमने डायमेंशंस क्या कर दिए, असाइन कर दिए। अब सर फंडामेंटल के लिए ही क्यों करें, डेराइव्ड के लिए कर देते भैया, क्योंकि डेराइव्ड क्वांटिटीज़ भी तो फंडामेंटल से ही मिलके बनी हुई हैं, है ना। डेराइव्ड क्वांटिटीज़ भी तो फंडामेंटल से ही मिलके बनी है। तो हमने सिर्फ क्या करा, दिमाग लगाया थोड़ा सा कि हम फंडामेंटल के ही कर देते हैं। तो उसकी पावर, अब फंडामेंटल क्वांटिटी की कुछ ना कुछ अलग अलग पावर आएगी, तो वो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे आपने दो देखे, एरिया, यहाँ पे लिखते हैं एरिया, रिप्रेजेंट कैसे होगा, एल की पावर 2 से। स्पीड रिप्रेजेंट कैसे हुई, एल की पावर 1, या 1 को लिखते भी हैं नहीं भी लिखते, टी की पावर -1, है ना। अब इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या करते हैं बेटा, एनक्लोज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज करना होता है, डब्बा लगा के ये आना है, ठीक है। आपके स्कूल टीचर इस डब्बे के भी मार्क्स काट लेंगे। देखो इसीलिए मैंने ना यहाँ पे लिख भी दिया है स्क्वायर ब्रैकेट्स। क्या लिखा है यहाँ पे, स्क्वायर ब्रैकेट्स, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स अराउंड द क्वांटिटी। तो डायमेंशंस क्या होते हैं, द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। कि भैया फंडामेंटल क्वांटिटीज की कितनी पावर लगाएं कि वो एक फिजिकल क्वांटिटी को क्या करने लग जाए, रिप्रेजेंट करने लग जाए। अगर हम खाली m लिखा था हमने, है ना, खाली हमने m लिखा था, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। l लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब थोड़ा सा और देखो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके सर इतना पढ़ा देते हो, थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ते रहो, बहुत कुछ पढ़ लोगे आप। l की पावर 2, स्पीड को LT-1, है ना, ऐसे ही लिखा था। तो बेटा देखो स्टार्टिंग में हमने क्या किया, हमें पता है मेनली हमारी 3 फिजिकल क्वांटिटी होती थी, मास, लेंथ और टाइम। मास, लेंथ और टाइम, है ना। तो स्कूल में जब आप लिखो, स्कूल में जब आप आंसर करो, तो कोशिश करो कि आप इन तीनों क्वांटिटीज के टर्म में आंसर करो। जैसे यहाँ पे एरिया में सिर्फ हम लेंथ लिख रहे हैं, यहाँ पे मास नहीं है, यहाँ पे टाइम नहीं है, लेकिन मास और लेंथ टाइम को रिप्रेजेंट तो हम कर सकते हैं ना। कैसे भैया, किसी की भी पावर 0 लगा दो। जैसे m की पावर मैं क्या कर देता हूँ 0, l की पावर तो 2 है, t की पावर क्या कर देते हैं 0, क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है, वो 1 है ना। तो अब यहाँ पे 1 का मतलब ये मत कर देना कि m लगा देते हैं L2T, ये बेटा फिर कुछ और बन जाएगा, ठीक है, ये कोई और फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगी। अगर वहाँ पे मास नहीं है, लेंथ नहीं है, टाइम नहीं है, तो उनकी पावर आप क्या रेज करोगे, 0। क्योंकि मैथ्स में हमने एक चीज़ सीखी है भैया, किसी की भी पावर 0 कर दो तो वो 1 कहलाता है। क्या कहलाता है, वो 1 कहलाता है, ठीक है। अब जैसे स्पीड में यहाँ पे मास नहीं है, लेंथ की पावर 1 है, टाइम की पावर -1 है, टाइम का डायमेंशन क्या है, -1 है। तो यहाँ पे मास को इंक्लूड अगर करना है, मास के टर्म्स में भी हमने लिखना है, तो m को 0 लिख सकते हैं, L1T-1, ठीक है। अब आपसे कोई डायमेंशन पूछ लेना, इसका क्या है डायमेंशन, क्या होगा 0 1 -1, 0 1 -1। अगर आप ऐसे लिखते हो तो वो अंडरस्टूड होगा कि भैया ये मास का है,
ये लेंथ है, ये टाइम है, तो पहले मास ही लिखा जाता है, फिर लेंथ और फिर टाइम। क्लियर? ठीक है बच्चे, तो ये होते हैं हमारे डायमेंशंस। और निकालते हैं। आपने क्या पढ़ा है? एक्सेलरेशन पढ़ा है। आपने क्या पढ़ी है? एक्सेलरेशन पढ़ी है। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, स्पीड बोलो वेलोसिटी बोलो, दोनों में दोनों की डायमेंशन तो एक ही आएगी ना? नहीं आएगी? तो निकाल के देख लेते हैं यार। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, तो यहाँ पे एल और यहाँ पे टी क्या बना? एल टी माइनस वन। देखो वेलोसिटी और स्पीड की डायमेंशन क्या आई है? सेम ही आई है। तो वेलोसिटी की एल टी माइनस वन, टाइम की टी, टाइम ये ऊपर जाएगा है भाई, ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस टू हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या आई? एल टी माइनस टू। लिखोगे कैसे इसको स्कूल में? एम नहीं है तो एम की पावर ज़ीरो, एल टी माइनस टू, और ये डब्बा बंद। ठीक है, इसको हम, इस रिप्रेजेंटेशन को डब्बे में लगा के इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ये क्या है आपका? डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है? ठीक है, अब चलो कॉपी आपने निकाल ही रखी है ना? तो फोर्स का बना लेते हैं। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होगा भैया? एम। मास को किससे लिखते हैं? एम से लिखते हैं। मास के लिए एम, एक्सेलरेशन के लिए अभी निकाला एम ज़ीरो, एल टी माइनस टू। तो यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई होगा, m से m मल्टीप्लाई होगा, बेस सेम, पावर ऐड, 1 प्लस ज़ीरो 1, 1 प्लस ज़ीरो, देखो 1 प्लस ज़ीरो होगी। लेंथ की और कोई है नहीं, l ऐसे ही रहेगा, t भी नहीं है इसी के साथ ऐड होने के लिए। तो ये क्या बन गया? m l t माइनस टू। तो फोर्स की डायमेंशन क्या आई? m l t माइनस टू। क्या भूल रहे हो आप? डब्बा बंद करना भूल रहे हो भाई। ठीक है, इस डब्बे को बंद कर दो। फोर्स की डायमेंशन क्या आई? एम एल टी माइनस टू। क्लियर है? अब ऐसे ही वर्क की निकालो। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि यार डायमेंशन निकालने के लिए हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए। बिल्कुल, डायमेंशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और कुछ कुछ डायमेंशंस आपको सीधे सीधे डायरेक्ट याद ही रखने हैं। अब इस चैप्टर की खास बात क्या है? इस चैप्टर में आप सारे फॉर्मूले पढ़ लोगे, सारे डायमेंशन पढ़ लोगे। ठीक है, याद रखने के लिए अलग अलग ट्रिक भी निकाल लोगे। जितने क्लास 11th में, जितने क्लास 12th में फिज़िक्स में यूज़ होने वाली टर्म्स हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, उनको कैसे लिखते हैं, उनके डायमेंशंस क्या हैं, ये सब आप इस चैप्टर में पहले ही पढ़ लोगे। ठीक है, अब कुछ लिस्ट भी मिलेगी आपको, आपने बुक उठा के देख भी लिए हैं, आपके स्कूल में टीचर ने बनवा भी दी होंगी, है ना? क्या बनवा दिया भैया? पूरे पूरे पेज भरवा दिए हैं, ये डायमेंशन है, इनको याद कर लेना, कर लेना। ठीक है, मैं भी कह रहा हूँ भैया कर लेना, क्योंकि नहीं करोगे आपका टाइम वेस्ट होगा। रीज़न देखो, अब वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब भैया एक बच्चा तो ऐसा होगा जिसने फोर्स की डायमेंशन याद कर रखी है, वो तो डायरेक्ट पुट करेगा यहाँ पे, और एक बच्चा ऐसा होगा, नहीं मैं याद नहीं करूँगा, मैं तो टाइम पे निकाल लूँगा उसी टाइम पे। तो भाई याद कर लो, आपका टाइम बचेगा। पेपर में टाइम बहुत ज़्यादा कीमती होता है। तो फोर्स की डायमेंशन क्या है? एम एल टी माइनस टू। डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी? एल। तो इसको m की पावर तो कुछ है नहीं, 1, l यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, 1 प्लस 1, बेस सेम, पावर ऐड, t की पावर माइनस टू। तो वर्क की डायमेंशन क्या आई? एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू। समझ आया? क्लियर है? क्लियर है तो चलो फिर एक और निकालो, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम।
तो मास की क्या होती है, m, डब्बा बंद कर लेना। वॉल्यूम क्या होता है, L क्यूब। अरे सर वॉल्यूम तो आपने निकलवा ही नहीं। अब भैया वॉल्यूम का क्या होता है, व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम लेंथ इंटू लेंथ कर लो, या फिर सिंपल सा एक फॉर्मूला तो पता ही है, एरिया इंटू लेंथ। एरिया की क्या होती है L स्क्वेयर, लेंथ की क्या होगी L, तो ये क्या बन गया L क्यूब। तो वही हमने डाल दिया। अब डिनोमिनेटर में तो लिखना नहीं होता है ना, तो डेंसिटी का क्या आएगा बेटा, m L की पावर -3। लेकिन स्कूल में आपको किस टर्म में लिखना है, t भी इंक्लूड करना है, m L t इंक्लूड करोगे तो m की पावर 1, पावर दिखानी है 1 दिखा देना, नहीं दिखानी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 1 है, लेकिन 0 हमेशा दिखानी है। L की पावर -3, t की पावर 0। बताओ ये चीज क्लियर है, बताओ इजी है, ठीक है ना। तो भैया बहुत इजी है आपके लिए ये सब चीजें करना, ठीक। लेकिन बस फॉर्मूले याद रखना और बेसिक बेसिक डायमेंशंस भी याद रखना। जैसे नेक्स्ट एक और निकालो, पावर। पावर क्या होता है, पावर इज वर्क अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ा है ना, वर्क अपॉन टाइम। अब फिर वही बच्चा, एक बच्चा ऐसा आएगा जिसने वर्क की डायमेंशन याद कर रखी है, एक बच्चा ऐसा आएगा भैया पहले तो वो वर्क की डायमेंशन निकालेगा। अब आपको किस कैटेगरी में जाना है, ठीक है। अब मेरे को तो लग रहा है कि मेरे को वर्क की डायमेंशन याद होनी चाहिए, तो वर्क की डायमेंशन याद क्या हो, mL2t-2, तो मेरा काम आसान हो गया, अपॉन t। तो ये क्या आ जाएगा, mL2t-3, ओह सॉरी, हाँ 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 ठीक है, वर्क अपॉन टाइम करके mL2t-3। क्लियर हो गया, बोलो क्लियर है। तो डायमेंशंस हम निकाल सकते हैं, बोलो डायमेंशंस निकालनी सीखी आपने। कल की क्लास में मैं डायमेंशंस के लिए लिस्ट बना के लेके आऊँगा और वो डायमेंशंस आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमने क्या क्या कवर किया, हमने आज डायमेंशन सीखा, हमने आज मेनली क्या सीखा है, डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो अब आपका ये चैप्टर फुल फ्लेज स्टार्ट होने वाला है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की आगे हम एप्लीकेशन करने वाले हैं और इस पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं डायमेंशन पे। आपको बहुत सारे डायमेंशन याद रखने हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट जेई में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर है बच्चे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइबर बहुत कम हो रहे हैं, देख देख के जा रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, बहुत गलत बात है भैया, करो, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करके आना भी सीखना और शेयर करके आना भी सीखना।